नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्रेडिट पॉलिसी आई है आरबीआई की, इसके अंदर जो स्थितियां बनी हैं, जो इसका इम्पैक्ट होगा वो महत्वपूर्ण है, खास करके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हम इसमें काफ़ी सारी बातें हुई हैं, इसमें कुछ इकोनॉमी की बात हुई है, कुछ इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की गई है, कुछ इसके अंदर इन्फ्लेशन की बात की गई है कि हम इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे बड़े ग्रोथ की तरफ, यानी ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। और उसमें जिस तरीके से ब्याज दरों में कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया है, तो लगातार सातवीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इसका जो अलग अलग सेक्टर्स पे जैसे यील्ड राइज पर होगा, सीपीआई रिवीजन, लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन जो मूव है, और किस तरीके से डेप्थ रिकास्ट के जो गाइडलाइंस हैं उनमें जो 6 महीने के हैं, तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसपे जो है कि एक तरीके से एमएसई पे जो एमएसएमई पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये सारे जो इम्पैक्ट होंगे इनकी एक अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी, हर एक सेक्टर के अंदर हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम उनको इसके अगले पार्ट में करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम एक आपको पूरा का पूरा इसमें एक बर्ड्स आई व्यूज देने की कोशिश करेंगे, इसमें हम आपको एक इंसाइट्स देने की कोशिश करेंगे कि ये इसमें हुआ क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और इसमें जो है, इसमें जो मोटी मोटी बातें की गई हैं, मैं पहले आपको वो बताता चलूँ। तो जो एमपीसी ने एक तरीके से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक तरीके से ये रिटेन किया है रेपो रेट को 4% पे, रिवर्स रेपो को 3.35% पे, और बैंक रेट को 4.25% के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। तो मेरा काम यहाँ पर ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है अर्थशास्त्र के हवाले से, क्योंकि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो डेटा है, ये फिगर्स हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब तक आप इन फिगर्स का एनालिटिकल रिव्यू करने की स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक आप एक वीक फुटिंग पर रहेंगे, खास करके यूपीएससी या इंटरव्यूज के अंदर। तो जैसे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा थ्योरेटिकल करेंगे, इसको मैंने पहले भी किया हुआ है। तो इसके बाद जो मोटी मोटी जो बात इसमें की गई है वो है कि जीडीपी का जो ग्रोथ आउटलुक है उसको रिटेन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए क्या तर्क दिए गए हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या रियल टाइम कंडीशंस हैं, और उसको लेकर के चैलेंज किया है। तो जब तक आप इसका क्रिटिक नहीं देंगे, जब तक आप इसका एक डेटा एनालिसिस के साथ आप इसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप एक वीक फुटिंग पर रहने वाले हैं। तो सीपीआई इन्फ्लेशन की इसमें बात की गई है। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए इसको रिवाइज किया गया है 5.7% को, 5.1 ये पहले था। तो इसका जो इम्पैक्ट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यील्ड राइज ऑन सीपीआई रिवीजन से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो मूव किया गया है उसका एक पूरा लेखा जोखा हमें तैयार करना पड़ेगा इनसाइट से। इसके बाद आरबीआई ने जो प्लान किया है, जैसे जीसेक एक्विजिशन का प्रोग्राम है, जैसे 25,000 करोड़ का है, अब ये 12 अगस्त को होना है, उसके बाद एक 26 अगस्त को होना है। इसका इम्प्लीकेशन इसमें क्या अर्थव्यवस्था में पड़ने वाला है, इसका इम्प्लीकेशन जो है वो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या होगा, और आरबीआई की जो नीति है इसको लेकर के इसके पीछे क्यों किया गया है, उस पर भी एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है यहाँ पर। और इसमें जो 250 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट्स का जो रेपो रेट कट किया गया है फरवरी 2019 से, तो मैं आपको मंथ के हिसाब से बता दूंगा, पूरा डेटा का डेटा एनालिसिस आपको आरबीआई की वेबसाइट्स पे भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हम इसमें भी करेंगे। तो उसके बाद ये जो फरवरी 2029 से जो 250 बेसिस पॉइंट का जो रेपो रेट कट हुआ है, इसका जो इम्पैक्ट है वो अर्थव्यवस्था पे किस तरीके से है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को वो इम्पैक्ट करेगा। और जो ये क्यूमुलेटिव एक तरीके से 217 पॉइंट का जो डिक्लाइन हुआ है न्यू लोन रेट्स पे, तो लोन रेट्स को लेकर टिप्पणी भी की है आरबीआई गवर्नर ने। तो उसको लेकर के उसके मायने क्या हैं और धरातल पे क्या है, रियलिटी क्या है, और अर्थशास्त्री रिक्वायरमेंट किसी भी देश के जीडीपी के अंदर इस तरह की जो बातें होती हैं उनका आधार क्या बनता है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आई है टीएलटीआरओ स्कीम, इसको भी हम डिटेल से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस स्कीम को जो है एक तरीके से एक्सटेंडेड टू ऑन टैप टीएलटीआरओ की स्कीम में 3 महीने में इसको जो एक्सटेंडेड ऑन टैप कर दिया गया है। तो इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं, मैं आपको बारीक तरीके से बताता हूं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। वैसे सभी को पता है, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो रेपो रेट वह रेट होता है जिससे कि आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों को, यानी कि जो कमर्शियल बैंक हैं हमारे, तथा दूसरे जो बैंक हैं उनको लोन देता है। यानी कि जब आप आरबीआई से लोन जब बैंक से लेते हैं तो वो जो रेट होता है उसको रेपो रेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या कहते हैं कि इसे रिप्रोडक्शन रेट या रेपो रेट कहते हैं। तो अगर रेपो रेट की फुल फॉर्म कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो अब तो रेपो रेपो ही सुना है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन रेट है। और रेपो रेट से कम होने वाले का अर्थ ये है कि बैंक से मिलने वाले सभी तरह के जो लोन है इसका जो इम्पैक्ट है, मिलने वाले लोन पर जो सभी तरह के जो लोन है उससे जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनके लिए सस्ते हो जाएंगे। और यदि ये दर बढ़ती है तो सभी तरह के लोन, जिसमें आपका होम लोन आ जाएगा, व्हीकल लोन आ जाएगा, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, ये आदि सब महंगे हो जाते हैं।
तो यानी कि रेपो रेट इसलिए एक बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर है अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी कि जिस रेट पर जो है आपका आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को या दूसरे बैंकों को लोन देता है। अब इसका बिल्कुल रिवर्स जो है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो दरअसल बैंकों के पास जो अतिरिक्त नकदी होती है वो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा करा सकते हैं, करते हैं, और इस जमा राशि पर बैंक को जो ब्याज मिलता है और जिस दर पर बैंकों को आरबीआई और उसके धन पर ब्याज मिलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही सामान्य तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस पहले हम ये देखेंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या हुआ, और यहाँ पर एक डिसीजन में स्प्लिट हुई है। मॉनेटरी कमेटी के मेंबर्स जो हैं उनके बीच में कंसेंसस वाला डिसीजन नहीं आया, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसके बाद जो है कि जो इसमें जिस तरीके से देखा गया है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है जो आरबीआई है, इसकी जो प्रमुख नीतिगत जो दर है, यानी कि जो हम रेपो रेट की बात करते हैं, ये प्रमुख नीतिगत दर है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखा गया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये आपका 7वीं बार है जब आपके रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले जो है आपका मई, हम इसमें देख लेते हैं, इसके बाद जो है कि ये लगातार 7वीं बार है जब आपके रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। इससे पहले 22 मई 2020 को नीतिगत जो दर है आपका जो रेपो रेट है इसमें बदलाव किया गया था और ये रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। तो 4% पर स्थिर रेपो रेट जो है ये 4% पर अभी कंटिन्यूसली बरकरार है। यानी इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि ग्राहकों को जो ईएमआई है या लोन की जो ब्याज दर है इसमें कोई नई राहत नहीं मिली है, जिसकी काफी लोगों ने उम्मीद लगाई थी, खास करके जो कोविड के इम्पैक्ट की वजह से। तो एक ये इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, निकल करके आती है। तो जब आप अपने आंसर्स को लिखें, जब आप इंटरव्यूज में बात करें, तो आप इस पे एक आधार बना सकते हैं। इसके बाद जो होता है एमएसएफ की, जो अगर हम बात करें जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, एमएसएफ जिसको कहा जाता है, इसका रेट भी जो है 4.25% पर स्थिर है। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि एमएसएफ क्या है। इस बार की मंथ तो आप कहेंगे कि ये हमने देखा नहीं है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, जिसको आपका एमएसएफ रेट भी कहा जाता है, ये आपका 4.25 यानी कि रेपो रेट से हल्का सा ज्यादा है, 4.25 पर ये भी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये भी स्थिर है और रिवर्स रेपो रेट भी जो है आपका 3.35% पर स्थिर रखा गया है, यानी कि रेट्स में फिलहाल कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट जो इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो क्रेडिट पॉलिसी में जो इन्होंने बात कही थी वो ये कही थी कि इसके साथ ही जो बैंक रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला इसमें किया गया है। तो ये जो है आपका 4.25% पर स्थिर है। तो ये तीसरी लहर, जैसे कि कोविड डेल्टा वेरिएंट के जो इसमें बात चल रही है, अमेरिका जैसे देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, अभी पिछले 2-3 दिनों में हमारे यहाँ भी केसेस बढ़े हैं, और मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है कि कोविड-19 महामारी की जो तीसरी लहर की आशंका के बीच आरबीआई ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब इन्फ्लेशन, गौरतलब है हमने पिछले इसको रिकवर किया है, इन्फ्लेशन के ऊपर पूरी फीचर की है, और अमेरिकन इन्फ्लेशन और इंडियन के महंगाई जो है, एक मैंने पूरा वीडियो है उस पर, आप उसको देखिएगा, जिसका जो इम्पैक्ट है अमेरिकन इन्फ्लेशन का जो 13 साल के अंदर सबसे ज्यादा है 5.4 का जो आंकड़ा, उसका पूरा एनालिसिस उसमें हुआ है, इंडिया की महंगाई का एनालिसिस हुआ है, तो आप उसको देखिएगा। इसमें जो है कि मुद्रास्फीति पिछले 2 महीनों के लक्ष्य से निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंच गई है। ये अगेन ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है। तो आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कहा जाता है, आर्थिक गतिविधियों में जो एक तेजी लाने की बात है और जो ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए है, इसमें आरबीआई ने ये कदम उठाया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। और आरबीआई की तरफ से साफ कहना है, गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे कहा है कि वो जो एक तरीके से ग्रोथ के लिए जो है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो महंगाई का रिस्क लेगा आरबीआई। ये इसकी बहुत कोर फाइंडिंग है कि ग्रोथ के लिए महंगाई का रिस्क लेना। जानिए इसको दूसरे लफ्जों में आसान तरीके से अगर हम समझें तो इसका मतलब है कि महंगाई पर राहत मिलने के आसार अभी ऑफिशियली नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं, जब आप आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं उसमें जो तीसरे नंबर का और 5वें नंबर का जो फिगर है उसमें ये निकल करके आता है कि आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो इन्फ्लेशन को एक तरीके से काबू में रखे, जिसके लिए उन्होंने प्राइस बैंड भी बनाया हुआ है, वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रमुख रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें ये पुख्ता कर दिया गया है, इस पर्टिकुलर कमेटी की जो बात निकल करके आई है वो ये पुख्ता कर दिया गया है कि अब जो है इसका फोकस जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने पर है। अब आपको यहाँ पर एक चीज और लग सकती है कि जब ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ निकालेंगे तो वो, क्योंकि कोविड के आंकड़ों से निकालेंगे तो वो बड़ा दिखेगा, लेकिन उसका जो रियल वैल्यू होगा जहां पर हम थे पहले, क्योंकि आईएमएफ ने अपना ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है, तो इन सब चीजों को हमने पहले से भी
हमने इसमें बात की है, हम आने वाले वक्त में भी इस पे बात करेंगे। मैं पूरी इकोनॉमी पे फीचर बनाऊंगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा, इसके अंदर हम जीडीपी के अलग अलग चीज़ों को सेपरेटली करेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट फिगर मिले। लेकिन बहरहाल हम इसी टॉपिक पर वापस रहते हैं। तो इसके लिए जो जरूरी पड़ने पर आरबीआई की तरफ से कदम भी समय समय पर उठाए जाएंगे, ऐसी एक बात कही गई है। तो इसका कारण यह है कि पॉलिसी को अभी भी जो है, जो उसको हल्कों में माना जा रहा है, वो ये माना जा रहा है कि अभी भी पॉलिसी को नरम रखा गया है या एक लचीला रुख देने का प्रयास किया गया, या एक पोस्चरिंग की गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की चुनौतियां बहुत हैं, ये आरबीआई बहुत अच्छे से समझता है। तो इसके बाद जो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 9.5% रहने का अनुमान जताया गया है। तो यदि उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर शक्तिकांता दास ने ये कहा है कि जो तीसरी लहर के खिलाफ सचेत रहने की जरूरत बताई है, उसको प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि इसके लिए भी हमें सतर्क रहना है। और इसके बाद रिजर्व बैंक ने महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया गया है, ये इसकी चौथी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो इसके बाद ताकि ग्रोथ बढ़ाने के लिए महंगाई के मोर्चे पर थोड़ा रिस्क लिया जा सके, और ये अगर आप इसको इकोनॉमिकली आप इसको समझने की प्रयास करें तो इसमें ये जैसे कि फिलिप्स कर्व है, उसमें ये कहा गया था, जिसको केन्स ने भी एक तरीके से कहा था कि जब अगर थोड़ा थोड़ा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, जो कि एक जो है हमारी हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे में या किसी भी इकोनॉमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, या एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर महंगाई धीरे धीरे करके बढ़ती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उससे खुशहाली बढ़ेगी, तो हल्का हल्का महंगाई बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केन्स की जो थ्योरीज थी वो रॉबर्ट लुकास ने और उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन ने जिस तरीके से एक तरीके से उसको पूरी तरीके से एक्सपोज किया स्टैगफ्लेशन को लेकर के, जो 1960s में अमेरिकन इकोनॉमी में देखा गया था। और यहाँ पर भी आरबीआई को अगर आप एक इकोनॉमिस्ट की नज़र से देखें तो जो वो सारा मीटिंग में उनका कहा गया है, तो स्टैगफ्लेशन की तरफ बिल्कुल साफ इशारा किया गया है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से वो इम्पैक्ट की बात की गई है। तो यानी आरबीआई ने एक तरीके से संकेत दे दिया है, अब जो समझना चाहते हैं उसको समझ गए हैं कि स्टैगफ्लेशन की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो ये 1960s में रॉबर्ट लुकास ने जिस तरीके से केन्जियन इकोनॉमिक्स को जिस तरीके से एक्सपोज किया गया था, या उसकी खामियों को बहुत बुरी तरीके से सामने लेके आ गए थे, उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन ने तो पूरा डिसमेंटल ही किया था। उसके बाद न्यू केन्जियंस आए, फिर आप कह सकते हैं कि रिसेशन के अंदर ओबामा सरकार ने जैसे जॉन टेलर जैसे जो न्यू केन्जियंस थे उनकी पॉलिसीज को लेके वो सारी बातें अलग हैं। वेस्टर्न इकोनॉमीज वैसे भी क्या जिसको कहते हैं कि हमारे लिए वो कुछ और सब पॉलिसी सब्सक्रिप्शन रखते हैं, अपने लिए कुछ और करने कदम उठाते हैं। लेकिन बहरहाल तो क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ेंगे, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसके बाद जो बात आती है कि इसके लिए रिस्क लिया जा सके, यानी कि आरबीआई ये मान के चलता है अर्थशास्त्र के हवाले से कि अगर थोड़ी महंगाई होती है, थोड़े समय के लिए होती है, तो वो फिलहाल ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब कष्ट तो होगा, सभी को कष्ट होगा, और ये सरकार के लिए भी कष्टकारी होगा। इलेक्शन का साल है, नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। और उसके बाद लेकिन इसमें क्या है कि अगर ग्रोथ रेट बढ़ जाती है तो आरबीआई इसको एक तरीके से होप ओवर होप की तरह इसको देख रहा है। तो ये कितना हद तक सही है, खास करके हमारी जैसी जो अर्थव्यवस्था है, कोविड काल के अंदर जो जॉब्स चरमराई हैं, जिस तरीके से डेथ्स हुई हैं, जो 23 करोड़ लोग सीएमआई का डेटा बता रहे, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा में आ गए हैं। तो इसको लेकर के जो सारा का सारा एक कोशिश की जा रही है कमोवेश, इस स्थिति को लेकर के आरबीआई की तरफ से क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसका एक अंडरलाइन इसका है। लेकिन ये बहुत है, क्या ये क्राइसिस इन वेटिंग है कि नहीं है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से करते हैं। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ने जो साल 2021-22 में महंगाई का जो अनुमान है वो उन्होंने 5.1% दिया था, यानी कि उस वक्त जो आकलन किया गया था उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि महंगाई जो है 5.1% के, तो इसे बढ़ाकर उन्होंने 5.7 कर दिया है। अब इसमें अलग अलग जो महंगाई है, जैसे मैंने पहले कहा पिछले लेक्चर देखी तो आपको काफी उसमें समझ में आएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो मई में जो रिटेल महंगाई है, यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये जो बड़ा है, ये आश्चर्यजनक है और इसने चौंकाया भी है। तो आरबीआई ने जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्कीम, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, TLTRO, यानी कि जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म जो इसमें जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्कीम की तारीख जो है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। तो ये एक फाइंडिंग है, इसको फाइंडिंग के तौर पे देखना चाहिए। इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसके तहत अब जो होता क्या है कि इसके तहत बैंकों को जो जरूरत के हिसाब से सस्ते दरों पर वित्तीय सहायता दी जाएगी एक तरीके से। तो वो सहायता जो होगी सस्ते दरों में, यानी कि बैंकों के एनपीओ की स्थिति भी थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। तो ये इसका अंडरलाइन संकेत है। तो
इसके बाद अगर इन्होंने इस तरीके से एमपी से जो गवर्नर शक्तिकांता दास ने आगे भी इस तरीके से इशारा किया था कि जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गाइडलाइंस में वो संशोधन करने जा रहे हैं। तो इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट गाइडलाइंस में, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा है कि 400 बिलियन जो ये एक्सपोर्ट्स को आगे देख रहे हैं, तो उससे जो होगा क्या कि एक्सपोर्ट्स को अगर हमें बढ़ाना है तो हमारी क्या रुपी हमारा जो है वो इसको कहते हैं कि थोड़ा सा डॉलर के मुकाबले और कमजोर होने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि हमें डिवैल्यू करना पड़ेगा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के लिए। ये इकोनॉमिक्स के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आने वाले समय में रुपी के लिए चुनौतियां होंगी, और जब रुपी के लिए चुनौतियां होंगी और अगर क्रूड उसके साथ बढ़ गया, क्रूड ऑयल जो है उसकी भी हम बात करेंगे इसमें महंगाई को लेकर के, तो उसके बाद अर्थव्यवस्था को संभालना आरबीआई के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है सरकार के लिए। तो क्या ये जो स्टैगफ्लेशन की तरफ इकोनॉमी की हम बार बार बात कर रहे हैं आने वाले वक्त में, तो ये क्या बिल्कुल हकीकत का आकार लेगी, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है एज एन इकोनॉमिस्ट इसको अर्थशास्त्र के हवाले से देखा जाए तो इसकी प्रबल संभावना बन रही है हमारी मौजूदा हालात को देखते हुए। इसके साथ एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट कही गई है वो डिजिटल करेंसी को लेके गई है कि 2021 के साथ खत्म हो जाएगा डिजिटल करेंसी का इंतजार। तो जब मैंने सेंट्रल बैंकिंग में जब मैंने फीचर की थी, जब मैंने दुनिया भर की अमेरिका के खास करके पिछले 100-150 साल के शुरुआती लेक्चर्स में जब हमने शुरू किया था उसमें है ये, तो उसमें मैंने ये कहा था कि उसमें जिस तरीके से ये देखा जाएगा कि आप इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो होगा डिजिटल करेंसी ही फ्यूचर में इसको डोमिनेट करेंगी। वो ग्लोबल इकोनॉमी को इसको लेके क्या है, तो उस पर एक डिबेट का एक हिस्सा मैंने इसमें रखा हुआ था पहले। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें कि 2021 तक खत्म हो जाएगा डिजिटल करेंसी का इंतजार, ऐसा आरबीआई की तरफ से बिल्कुल साफ कहना है। तो इसको लेकर के जो है आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं असल में टी रविशंकर, इनका ये कहना था दरअसल में कि केंद्रीय बैंक जो है यानी कि जो रिजर्व बैंक है ये डिजिटल करेंसी पेश करने की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। मैं फिर से कहता हूं कि आकलन पे जोर दिया गया है। तो इससे जुड़े कई पहलू जैसे जैसे इसके दायरे में है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर जो है कि गौर हो रहा है। तो हम अगर ये कह दें कि आ जाएगी, लेकिन अभी किस पे ये काम हो रहा है, तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये खास करके इंटरव्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो जो ये जो डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि 22 जुलाई को ये कहा था, मुझे याद है, कि भारत जो है चरणबद्ध तरीके से जो डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है, और ये जो अभी मौजूदा समय है ये इसके लिए एक सही समय है। तो इसको लेकर के क्या तमाम बातें होती हैं, क्या हुई हैं, उनको लेकर के इस पर गहन अध्ययन की एक आवश्यकता है। तो इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जो इसमें आरबीआई की तरफ से जो इसमें कहा गया है, तो जीडीपी को लेकर के और इन्फ्लेशन को लेकर के जो एक बहस को इसने कहा गया है उसके उसके इसका जो इम्पैक्ट है, तो इसमें जो नरम बनाए रखने का जो फैसला है, तो जीडीपी की जो वृद्धि दर है इसको 9.5 रखा गया है। तो इसका जो अनुरूप देखा जाए, तो इसके साथ साथ जो इसको अगर हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, तो खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान जिस तरीके से 5.7% की हमने इसमें बात की थी, तो उसमें जो एक तरीके से देखा जाए तो जो आरबीआई की तरफ से ये कहना है कि जो आपूर्ति पक्ष की बाधाएं हैं, जैसे कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, कच्चा माल महंगा होने के चलते जो चालू वित्त वर्ष है इसमें जो खुदरा में रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान जो बढ़ाकर, तो ये जो 5.7 का फिगर दिया गया, इसके पीछे रीजन ये दिया गया है, एक तो कच्चे कीमतों में तो तेजी आने की संभावना है, कच्चा माल महंगा होने के चलते चालू वित्त वर्ष में, और रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान। इसको ये तीन जो फैक्टर्स अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये तीन फैक्टर्स बताने पड़ेंगे। पहला आपका कच्चे क्रूड ऑयल का जो राइज होने की, फिर इसमें रॉ मटेरियल का महंगा हो जाना, और इसके बाद रिटेल जो मौजूदा ये वित्त वर्ष है इसमें जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसको बढ़ा करके, इसलिए इसको 5.7 के रिवाइज किया गया है 5.1 से। तो इसमें जो है इसमें जो एक तरीके से अब इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो हमारा कॉर्पोरेट क्षेत्र है ये जो दबाव में ऑलरेडी है, खास करके एमएसएमई को अगर हम इसमें ना लें, अगर हम बिग कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने जो है कि आपका ऋण पुनर्गठन योजना के तहत कुछ परिचालन की सीमाओं को हासिल करने के लिए 6 महीने बढ़ा करके अक्टूबर जो है 2022 इसमें करने की जो बात की गई है। और इसमें जो है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप पढ़ें, जो हमने भी इसको कवर किया है पहले, तो केवी कामत की जो कमेटी थी, जो उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, उसकी सिफारिशों में इसे कहा गया था साफ तौर से। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि जो ऋण में जो आपका EBIDTA के अनुपात, चालू अनुपात, और इसमें जो कर्ज चुकाने की कवरेज का अनुपात है, जो रेशो है, और जो ऋण अदायगी का जो कवरेज की औसत का अनुपात, यदि 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था, ये पहले ऐसा कहा गया था, और इसके बाद इसको बढ़ा दिया। तो कारोबार क्षेत्र पर जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर का जो प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर इन 4 जो इंपॉर्टेंट मानदंड जो मैंने अभी बताया आपको, इनमें जो एक तरीके से जो पहले निर्धारित ये लक्षित तिथि थी उसको बढ़ाकर इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 की इन्होंने बात की गई है। तो इसके बाद जो है कि
और इसमें एक मैं कंसेंसस की बात कर रहा था कि इसमें जो कंसेंसस की बात की गई है, तो आप आरबीआई ने जो ये जो इसको कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन का जो जोखिम है उसको लेकर के एक क्या नज़रिया बनता है या किस तरीके का नज़रिया है। तो जो आपका जो मौद्रिक नीति समिति है यानी कि जो एमपीसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना था, ये पहले से माना जा रहा था। और इस निर्णय के साथ जो है कि किस तरीके से ये सामने लेकर के आए हैं बात, जैसे कि आपका उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक पे आधारित मुद्रास्फीति की दर, और इसमें ये जो तय है इससे पहले ही ऊपर चल रही थी। और विकसित देशों में जो केंद्रीय बैंक की तरह जो है आपका भारतीय केंद्रीय बैंक की घोषणा की स्थिति भी यही है कि उच्च मुद्रास्फीति जो है, जैसे कि दुनिया भर बैंक्स कह रहे हैं कि एक तरीके की अस्थाई है, यानी कि ये फिलहाल जो है कि मैनेजेबल है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये एक तरफ जो थियोरेटिकल वर्जन है इनका, वो हकीकत से काफ़ी दूर होता है, यानी बाद में पता चलता है इसका। तो आरबीआई का ये भी कहना है कि जो आपूर्ति क्षेत्र में जो बाधाएं हैं, जो महामारी से जुड़े जो प्रतिबंध थे, जो उच्च मार्जिन और जो टैक्सेस थे यानी कि जो करों के कारण मुद्रास्फीति का जो स्तर है वो ऊंचा बना हुआ है। ये आरबीआई ने एडमिट भी किया है, इससे पब्लिकली कहा, कन्फेस भी किया है, इसे माना भी है। और जो सेंट्रल बैंक है, इसके जो केंद्रीय बैंक के जो कदम हैं, ये आर्थिक सुधार का समर्थन करने पर केंद्रित हैं। तो ये एक सरकार की तरफ से इसका वर्जन आप इसको समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से, तो ये सुधार के लिए यानी कि इसमें ये देखा जाएगा कि हालांकि इसमें कोविड-19 की जो दूसरी लहर है, इससे आर्थिक गतिविधियों पर सीमित असर रहा है, ऐसा यह हकीकत में ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसका जो सुधार की प्रक्रिया में इसको काफ़ी धक्का पहुंचा, इससे भी कोई इनकार नहीं है। तो मौजूदा जो आर्थिक परिस्थितियों में जो आरबीआई का इरादा बाजार में ब्याज दरों को जो है एक तरीके से उपेक्षाकृत इसको कम रखने की तरफ था, ताकि जो इसमें कारोबारी जो कर्जदार हैं उनको जो एक जो कर्ज मिलता है उसमें कम लागत पर मिल सके। बाजार ब्याज दरें कम रखने के लिए केंद्र बैंक ने व्यवस्था में भारी नकदी डाली है, यानी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं किया है। तो इसके लिए उसने पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरीके इसने पिछले पिछले वक्त से अपनाते रहे हैं। और उच्च नकदी जो है और कम दरों के कारण सरकार पर कम ब्याज दर पर ऋण ले रही है, यानी कि जो है भारत सरकार है वो भी इससे कर्जा ले रही है, क्योंकि आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नीतिगत समायोजन का तर्क जो है अच्छी तरीके से ये स्पष्ट है कि महामारी के शुरुआती और केंद्र बैंक ने अपने स्तर पर काफी सारे कदम उठाए हैं, लेकिन जो बाजार में है कि इस बात को लेकर के इसमें आशंका है कि इसको एक तरीके से ये चकित करती है कि जो केंद्रीय बैंक है किस हद तक मुद्रास्फीति के जोखिम को टालने का इच्छुक है, जिसको कि आरबीआई के गवर्नर या आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी का एक व्यू मान लें, या सरकार का एक इसमें इसको हम व्यू मान सकते हैं कि ये ग्रोथ के लिए उस जोखिम को लेने की स्थिति में है। फिलहाल ये उसे एक तरीके से, अगर हम इसे रियलिस्टिकली देखें तो एक तरीके से उस पर एक तरीके से देख के अनदेखा करने वाली या टालने की स्थिति में एक तरीके से आरबीआई का स्टांस है। लेकिन ये अंडर द कवर इसको कहा जा सकता है, या इसको एक तरीके से बिटवीन द वर्ड्स इसको आप पर समझ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि भारत में जो हालात हैं ये इमर्जिंग या डेवलप्ड वर्ल्ड से काफ़ी अलग हैं, विकसित देशों से काफ़ी अलग हैं। उन देशों में जो इन्फ्लेशन की दर है वो काफ़ी समय से कम है। तो ये जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका के अंदर 13 सालों के बाद 5.4% और दुनिया भर के शेयर बाजार उससे सहम गए हैं कि अगर ये और बढ़ता है तो दुनिया भर के शेयर बाजारों में इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और उसके बाद जो है कि अगर ये अनुमानों को ध्यान में रखा जाए तो इसके बावजूद जो मुद्रास्फीति का जो हालिया तेजी है, खासतौर पर अमेरिका में इसमें बहस हो रही है। और अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि जो फेडरल रिजर्व है, इनको जो अधिकारी जो आंकड़े हैं इसके साथ तालमेल बिठाने का एक प्रयास वो भी कर रहे हैं। जैसे पावेल की जो उनके जो फेड के जो चेयरमैन हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इसमें मीटिंग हुई थी, इस पर उनके जो काफ़ी ज़्यादा वक्तव्य और जिससे काफ़ी दुनिया भर के शेयर बाजारों ने एक थोड़े से डर के साथ उसको सुना भी था। लेकिन अमेरिका में क्योंकि झटकी है, हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा। और इसमें अगर ये देखें कि आरबीआई का ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो इसमें एक तरीके से पूछ सकते हैं, जब आप क्रिटिक कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति की जो हालिया तेजी को वो कैसे देखती है या उसमें और क्या है, तो उसमें आने वाले कुछ समय पर ऊंचे बने रहने का अनुमान है। ये आरबीआई से हमें अब बिल्कुल इसमें कंफर्म हो गया है। इसका जो परिणाम स्वरूप जो एमपीसी को पूरे वर्ष में मुद्रास्फीति के अनुमान को इसमें जो है 5.1 से इन्होंने संशोधित किया है। और वो जो है 4, अगर जो ओरिजिनल देखें 4% का जो लोअर बैंड है उसमें देखें उससे ये काफ़ी दूर हो जाएगा, यानी कि
6 के करीब हो जाएगा अब। तो एमपीसी को इस बात पर बहस करनी चाहिए कि जो मौजूदा जो एक तरीके से अतिरिक्त नकदी और इसमें जो संबंधित निष्कर्षों पर जो प्रभावित कर रही है, इसके अलावा जो कम ब्याज दर, उच्च जो कर्ज वृद्धि के रूप में जो एक तरीके से परिलक्षित नहीं हो पाई है, और ऐसे में जो नकदी है इसका ऊंचा स्तर बनाए रखने का जोखिम जो है संबंधित लाभों से अधिक हो सकता है, यानी कि लिक्विडिटी का क्राइसिस जो है, लिक्विडिटी अगर मार्केट में पर्याप्त है तो इन्फ्लेशन इससे और ज़्यादा जूम करेगा। और ये वैसे भी एक टाइट रोप ही होती है, अगर आप इसे इकोनॉमिक्स के हवाले से समझें तो ये इतना सरकारों के लिए आसान ये नहीं होता है कि इसको आराम से वो मैनेज कर पाए। इसके साथ साथ जो है तो यानी कि इन्फ्लेशन जो है इसका जोखिम निरंतर इसकी अनदेखी करना जो है कि लॉन्ग रन में इसकी बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है मुल्क को चुकानी पड़ सकती है। और इसके साथ साथ जो है आरबीआई इसमें आगे क्या कदम उठाएगी उसको लेकर के इसमें एक बहुत इसको कहते हैं कि हमें जो है उसको लेकर के एक चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए जो है आरबीआई ने जैसे 10 वर्ष के लिए सरकारी बॉन्ड का जो प्रतिफल और जो गत सप्ताह 6% से ऊपर जाने दिया, जो कि सामान्यकरण की ओर से उठाया गया कदम हो सकता है। तो अगला कदम जिस तरीके से है कि चाहिए कि किस तरीके से कर सकते थे इसे बेहतर कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो नकदी का स्तर है इसको चरणबद्ध तरीके से कम करने और दरों में मौद्रिक नीति के दायरे में लाने का एक प्रयास हो सकता था। एज एन इकोनॉमिस्ट इसको ऐसे देखा जा सकता है। और अगर अल्प अवधि की हम बात करें तो जो दरों में जो रिवर्स रेपो की जो दर है इसको नीचे जाने देने से भी एमपीसी को प्रभावित इसमें करने वाला है। तो ये किस तरह पर हटेंगी या नहीं तो ये थोड़ा दूर की कौड़ी है फिलहाल यहाँ से देखने पे, लेकिन अर्थव्यवस्था की चुनौतियां जो हैं वो इसमें बनी रहने वाली हैं। तो अब इसमें अगर हम बात इसमें करते हैं कि जो आपका इस तरीके से इसमें ये जो देखा गया है इसमें जो आरबीआई की तरफ से जो महंगाई का खतरा तो है, लेकिन इन्होंने ग्रोथ को इसमें बार बार की प्राथमिकता में इन्होंने इसको कहा है। तो अब हम अगर इसको देखें कि जो आरबीआई की जो एक तरीके से जो नीति है इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हम अगर इसको आंकड़ों के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा देखें तो हम ये पाते हैं कि जो समिति की जो मुद्रास्फीति जो है 4% के लक्ष्य के साथ जो है 2 से 6% में बनाए रखना है, लेकिन ये नहीं होने वाला है। अगर ये तय सीमा से ऊपर जाती है तो ब्याज दरों में वृद्धि यानी रेपो रेट पर असर हो सकता है, यानी कि अगर ये 6 पार करेगी तो उस वक्त जो है कि रेपो रेट पे इसका एक असर हो सकता है। तो ये आपकी पहली फाइंडिंग या इसका एक कंक्लूजन हो सकता है। इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि जून की नीति के पिछले 2 महीनों में जो रिटेल इन्फ्लेशन था इसकी दर 6% से ऊपर होने के साथ ही रेपो रेट जो है वो बढ़ सकती है। तो आने वाले टाइम समय पर क्या ये चुनौती होने वाली है। और हालांकि जो है आरबीआई ने 2 चीज़ों की तरफ इशारा करता है जिससे लगता है कि इसमें बदलाव नहीं होना था, ये पहले से हमें इसमें नज़र आ रहा था, क्योंकि एक इस मौके पर इंस्टेबिलिटी नहीं लाना चाहती थी सरकार आरबीआई। और इसमें जो है कि जो आरबीआई का जो मानना है कि महंगाई क्षणिक है ना कि स्थायी। तो ये दुनिया भर के सारे बैंकों का जो हम ये बात बार बार इसको कह रहे हैं, तो क्योंकि उससे एक अर्थव्यवस्था के अंदर पैनिक नहीं आता है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहता है कि प्रयास हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि लेकिन इसके साथ साथ जो है जो वैश्विक कीमतें हैं इनके बढ़ने से जो है कि आपकी आपूर्ति जो है प्रभावित हुई है, जो उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक में झलक रही हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाद में कह सकते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हुआ था, लेकिन तब तक इसका इम्पैक्ट भयावह स्थिति में आ जाएगा। तो इसके बाद जो रेपो रेट से जुड़ा निर्णय लेने में महंगाई नियंत्रित नहीं होने वाली, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन के तौर पर इसे देख सकते हैं। तो अब आरबीआई का जो एक दूसरा तर्क है वो ये है कि क्योंकि आर्थिक वृद्धि अभी स्थिर नहीं है इसलिए उस पर ज़्यादा और जोर होना चाहिए। तो जैसे कि हमने कहा कि आरबीआई की तरफ 9.5 का टारगेट दिया इन्होंने ग्रोथ रेट के लिए, तो इसने कहा क्योंकि अभी जो आर्थिक वृद्धि जो है स्थिर नहीं है इसलिए इस पर और ज़्यादा ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो आर्थिक वृद्धि से जुड़े जो सभी पूर्वानुमान मार्च 2021 के पूर्वानुमानों से नीचे आ गए। ये फैक्ट है, थोड़ा सा चुभने वाला है सरकार के लिए, लेकिन ये सच्चाई यही है कि जो आर्थिक वृद्धि से जुड़े सभी पूर्वानुमान हैं जो मार्च 2021 से पहले लिए गए थे, वो सभी पूर्वानुमान जो है हर जगह रिवाइज हुए हैं, चाहे वो ओईसीडी के लेवल पे हो, चाहे वो आईएमएफ के लेवल पे हो। और जैसा कि आपके केयर रेटिंग्स में करीब 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसे 8.8 से 9% पर ला दिया गया है। और इन असाधारण जो ये परिस्थितियां हैं इसमें इन्फ्लेशन को लेकर के जो आर्थिक विकास की इसमें रुख में स्पष्ट बदलाव नियर फ्यूचर में आने ही वाला है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी निवेश की। तो निवेश के लिए जो इसमें जो निवेश के लिए जो इसमें पैसा है वो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें
एक तरीके से पैसा जमा कराने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो पहले 2021 के पूरे वित्तीय वर्ष में 6% से ऊपर मुद्रास्फीति को देख चुके हैं, और वही चलन अगर इस वित्तीय स्थिति में जारी रहेगा, जिसकी कि ये प्रबल संभावना है, तो उसके कष्ट बिल्कुल होने वाले हैं। तो साल की अगर हम पहली तिमाही में इसका औसत देखें तो 5.6 रहा था, तो जमा पर ब्याज दर भी बहुत कम यानी 4.9 से 5.5% है, और इस पर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, जापानीज इकोनॉमी के अंदर भी होता है, हमने इस पर भी पहले बात की जब मैं सेंट्रल बैंकिंग के बारे में बात कर रहा था। और इसके बाद जो घरेलू उपभोक्ताओं जो है वो राहत तलाश रहे हैं, और इसमें जो है कि इसमें जो अस्थिर एक तरीके से आर्थिक में ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। तो आरबीआई से एक तरीके से ये उम्मीद है नियर टर्म में, नियर फ्यूचर में, कि वो बताए कि इस साल के लिए जो है कि आपका जीडीपी को लेकर के रियल टाइम वैल्यूज में क्या आने वाला है, और अगर वो 9.5% नहीं होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस पे जरा एक खुल करके इस पे बात करती तो बेहतर रहता। तो पिछली बार जो आरबीआई ने जो था कि वृद्धि का जो अनुमान घटाकर इन्होंने 9.5% किया था, तो जिसको उन्होंने इस बार जो है 9.5% पर ही वापस रख दिया है, यानी कि उन्होंने, लेकिन पिछली बार उन्होंने इसको रिवाइज किया था। तो आर्थिक वृद्धि का जो पूर्वानुमान है किसी भी तरीके से बढ़ोतरी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आ रही है, या इसके जो पॉजिटिव जो थ्योरीज हैं वो हमें, जैसे ग्रीन शूट की जो थ्योरी थी उसमें काफ़ी बातें की थी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी को 2 साल से दिख रही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे के शेप रिकवरी हो गई है, यानी कि एक हिस्सा जो है, एक वर्ग जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया, दूसरा वर्ग जो है जैसे 23 करोड़ सीएमआई का डेटा बताता है कि वो नीचे आ गया है। तो हमने के शेप रिकवरी तो देखी है, लेकिन वी शेप रिकवरी और ग्रीन शूट की थ्योरी जो है, और इसी तरीके से जब इन्होंने अपने को रिवाइज किया है, अगर यह इसको 9.5 से घटा देती तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर पैनिक सिचुएशन या एक पैनिक सेंटिमेंट इसमें जरूर जाता। तो उससे बचने के लिए इन्होंने कहा है कि इसे 9.5 पर ही रहने दिया जाना चाहिए। अब बात हम कर लेते हैं कि आरबीआई भविष्य के मामले में ज़्यादा सक्रिय रहने की, इससे बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई अच्छे से समझती है कि महंगाई इसमें एक खेल बिगाड़ने वाली है अर्थव्यवस्था का, और ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो महंगाई पर जो है आरबीआई की कड़ी नज़र इसमें आने वाले वक्त में भी रहेगी, और सरकार की खास करके ईंधन उत्पादन, जिस तरीके से क्रूड पूरी दुनिया को एक तरीके से चौंका रहा है, अभी फिलहाल वो शांत बैठा है, लेकिन क्रूड के बढ़ने की स्थिति, और जिस तरीके से ईरान का और इसराइल का जो एक टैंकर्स को लेके जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक थोड़ी सी इसमें जिसको कहते हैं एक तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके मद्देनजर अगर क्रूड बढ़ता है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो सरकार ने संकेत भी दिए थे कि इसकी मांग को वो नहीं मानेंगे, लेकिन बहरहाल इन परिस्थितियों में आरबीआई का जो अनुमान है उसको ज़्यादा, इसमें तो ये है कि सरकार ही इसमें कुछ एक विजन लेके आ सकती है बड़ा। तो इसमें जो आरबीआई जो है, ये सरकारी सिक्योरिटीज़ में जो बायबैक प्रोग्राम है, जैसे आपका GSEP2, इसके पहले से ही इसकी घोषणा हो चुकी थी, और ये जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा था 12 अगस्त और 26 अगस्त को इसमें होना है। तो इससे जो है कि इस समय जो है कि ऋण की मांग भी कमज़ोर होती है, और सितंबर के बाद इसमें तेज़ी आती है, ऐसा कन्वेंशनल तौर पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखा गया है कर्ज को लेकर के। और इसका जो है कि इसकी तलाश बढ़ाने के लिए ज़रूरी उपाय अक्टूबर नीति में ऐसा कर सकते हैं, यानी कर्ज को लेके जो नेक्स्ट जो आएगी अक्टूबर में जो नीति आएगी, उसमें आप इस पे और थोड़ी ब्रॉडर लाइट देख सकते हैं, खासतौर के कर्ज के मामले में। तो दरों को फिलहाल इसमें जिस तरीके से है अभी बहरहाल, तो यही स्थिति बता रही है हमें। और इसके बाद जो है कि इसमें जो चुनौतियां हैं, जैसे कि महंगाई की तो हम बात ही कर रहे हैं, इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चुनौतियों को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करें, तो हम ये देखते हैं कि दूसरी जो लहर है इसमें विकास की रफ्तार को तेज करना है, और बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाने पर जोर देने की तरफ इसका होगा। तो इसमें जो है कि ये आपका जो है आपकी सरकार की जो चुनौतियां हैं, खास करके जो आरबीआई की चुनौतियां हैं, उसके मद्देनजर ये होना है। और एमपीसी की दरों पे हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि इसके जो दरों पर हो सकती हैं किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और आरबीआई की जो है डेटा एनालिसिस के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, और किस किस सेक्टर पे इसका, एक सेक्टर वाइज अगर हम इसे कर लेंगे तो हम इसे कम्प्लीटली इसको समझ जाएंगे कि सरकार की चुनौतियां क्या हैं, आरबीआई का रोल क्या है अर्थव्यवस्था के अंदर, जो कि सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके मौजूदा अर्थव्यवस्था के अंदर जब कोविड का खतरा है, डेल्टा वेरिएंट की संभावना है, इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल फैक्टर्स में हलचल या उसमें चुनौतियां आने वाली हैं, तो उसके मद्देनजर जो अर्थव्यवस्था जिस दिशा में आगे जा रही है, जा पाएगी, खास करके ग्रोथ रेट को लेकर के जो सरकार का एक सेंटिमेंट बना है कि ये पॉजिटिव दिखना चाहिए, डबल डिजिट में आना चाहिए, किस तरीके से रिकवरी की बात की जा रही है, इन सब के मद्देनजर आने वाला वक्त, खास करके जो अक्टूबर में जब एक जो नई रिकमेंडेशंस आएंगी या जो नई उनकी जो कमेटी की जो ब्रीफिंग आएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो ये पिछले जो 3 महीने हैं ये चुनौती, फिर फेस्टिव सीजन जैसे गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाता है, तो उसको लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में एमपीसी की दरों में जो
एक तरीके से जो उसका इम्पैक्ट है उसका क्या है, और पर्टिकुलर जैसे यील्ड राइज, जैसे सीपीआई का रिवीजन, इक्विटी नॉर्मलाइजेशन, 6 महीने में रिकास्ट, और इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अगर हम करेंगे, खास करके जो स्ट्रेस रिटेल में आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो आपको सेगमेंट वाइज इसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सरकार जो पॉलिसी बनाती है, या अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, या बैंकिंग एग्जाम के इंटरव्यूज़ हैं, तो आपको ये बारीकी से पता होना चाहिए कि किस सेगमेंट में किस उसका क्या चुनौती है, क्या रियलिटी है, उसका क्या पॉलिसी सब्सक्रिप्शन है, और जिस तरीके से इनकी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि सरकार का इसमें अधिकृत तौर पर क्या सोचना है, आरबीआई का क्या सोचना है, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां किस तरीके की हैं, ये तमाम बातें जो हैं हम इसको सिलसिलेवार तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में से कंप्लीट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।